प्रिय मित्रों, एक पाठक ने रिक्वेस्ट किया है कि मैं मैकियावेली के ऊपर, यानी कि मैकियावेलिज्म जो है उसके ऊपर अपने कुछ विचार व्यक्त करूं। सबसे पहले हम देखते हैं मैकियावेली कौन था। निकोला डी बर्नार्ड देई मैकियावेली, वह एक फ्लोरेंस इटली का रहने वाला था, जिसका जन्म 3 मई 1469 को हुआ और मृत्यु 21 जून 1527 को हुई। यानी कि वह 16वीं शताब्दी में इटली के फ्लोरेंस नामक सिटी में पैदा हुआ था और वह अपने राजनीति पर लिखे गए ग्रंथ द प्रिंस एवं इल प्रिंसिपल या इल प्रिंसिपे या आर्ट ऑफ वार के कारण काफ़ी प्रसिद्ध हुआ अपने समय में। पंद्रह 1513 को उन्होंने एक किताब लिखी जो लगभग उनके मरने के पश्चात 5 साल बाद 1532 में जाकर के प्रकाशित हुई। उन्हें अक्सर आधुनिक राजनीति दर्शन और राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है वेस्टर्न वर्ल्ड में। लेकिन हमारे यहाँ बहुत पहले ईसा पूर्व चाणक्य नाम के राजनीतिज्ञ विज्ञान के एक एक्सपर्ट हुए। चाणक्य जो 375 से लेकर 283 ईसा पूर्व यानी कि BCE में पैदा हुए और वह एक भारतीय बहुज्ञ थे, यानी कि काफ़ी एक विज्ञान पे नहीं, उनका बहुत से विज्ञानों पर अधिकार था। वे एक शिक्षक थे, लेखक थे, रणनीतिकार थे, दार्शनिक, अर्थशास्त्री, न्यायविद और राजनीतिज्ञ रूप में अपने जीवन में सक्रिय रहे। उन्हें पारंपरिक रूप से कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है और बहुत लोग उनको इसी नाम से पहचानते हैं। इन्होंने भारतीय राजनीतिक साइंस एवं अर्थशास्त्र पर अपने अनूठे किताबें लिखी, पुस्तकें लिखी, जो लगभग 4वीं ईसा पूर्व और 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व के बीच के समय में उन्होंने लिखी। यानी कि जब मैकियावेली 16वीं शताब्दी में 1500 में और वो जन्मे 15th सेंचुरी में और डेथ उनकी 16th सेंचुरी में 1527 को हुई। जब उन्होंने राजनीति विज्ञान का प्रारंभ उस समय में किया, हमारे यहाँ पे ईसा पूर्व 300 से 200 वर्ष के बीच में ही चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र एवं राजनीतिज्ञ विज्ञान पर अपनी किताबें लिख डाली थीं। लगभग राजनीतिज्ञ विज्ञान का जो चाणक्य ने लिखा, उसका संभाव करीब करीब मैकियावेली से ही होता है। इसलिए अगर हम चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहें
तो कोई गलत नहीं होगा। उनकी दर्शन भी बहुत कठिन थी और कठोर थी, और उन्होंने नंद साम्राज्य का समाप्ति कर चंद्रगुप्त मौर्य को शासन दिया था। इसीलिए शायद वो भी कौटिल्य कहलाते थे। जैसे मैकियावेली के नाम पे हम यह सिंड्रोम देखते हैं या ये परिस्थिति देखते हैं जो साइकोलॉजी में है, उसी तरह से चाणक्य के नाम के भी कौटिल्य का मतलब होता है बहुत चालाक, जैसे कुटिल। कुटिल नीति का ये वर्ड कुटिल वर्ड से आया है। तो कुटिल नीति वाला जो व्यक्ति अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी कर सकता है, उसको हम कुटिल कहते हैं। और कुटिल नीति वाला व्यक्ति कौटिल्य कहलाया। तो दोनों का स्तर भी अपनी अपनी जगह पे लगभग एक जैसा ही है। यहाँ आप देख सकते हैं मैकियावेली के एक स्टैचू जो फ्लोरेंस में लगी है उनके याद में। ये उनकी किताब प्रिंस है जो निकोला मैकियावेली ने लिखी। ये दूसरी किताब उनकी द आर्ट ऑफ वार है, जो किताब भी उन्होंने लिखी। ये इल प्रिंसिपल जो ओरिजिनल उनकी बुक थी, जो निकोला डी बर्नार्ड दई मैकियावेली ने लिखी, वो है। और ये एक पुरानी किताब है जो उनकी छपी हुई, यानी कि बहुत पुराने समय से ही इनकी किताबों को लोग यूरोप में पढ़ते आए। और ये उनका फर्स्ट एडिशन है इल प्रिंसिपल का। इल प्रिंसिपल या द प्रिंसिपल इंग्लिश में जिसको कहते हैं, प्रिंसिपे जिसको कहते हैं, यह मैकियावेली की लिखी हुई। और यहाँ पे इसका नाम इल प्रिंसिपे है, यानी कि इटली लैंग्वेज में, इटालवी लैंग्वेज में प्रिंसिपल को प्रिंसिपे कहते हैं, इसलिए इसका नाम इल प्रिंसिपे रहा। और यह बुक उनके द्वारा ही लिखी गई थी। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि काफ़ी समय से मैकियावेली राजनीति के क्षेत्र में और राजनीतिक विज्ञान में वह एक जाने माने व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी आवश्यक हो वो करना चाहिए। ये उनकी फिलोसफी थी, ये उसका मुख्य वो था। तो आज जिस बात की बात कर रहे हैं हम, मैकियावेली जो सिंड्रोम कह दो या इज़म कह दो, कुछ भी नाम दे दीजिएगा, उसके लक्षणों की, कि मैकियावेलिज्म के से सफ़र करने वाले के व्यक्ति में किस तरह के सिम्टम्स होंगे, किस तरह को वो उस तरह के सिम्टम ही होंगे जो मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपे इल प्रिंसिपे में लिखा, या दूसरी आर्ट ऑफ वार और द प्रिंस वगैरह में लिखा। तो उसी तरह के आधार पे जिस तरह से व्यक्तियों का इस प्रकार का एक गुण थे। एक्चुअली उसने किताब लिखी थी राजनीतिज्ञों के लिए, वैसे चाणक्य ने किताब लिखी राजनीति के लिए, राजनीतिज्ञों के लिए। लेकिन वह जब क्वालिटीज़ जो एक राजनीतिज्ञ में बताई गई हैं, सफल राजनीतिज्ञ में बताई गई हैं, वो जब एक कॉमन आदमी में आ जाती हैं तो वो मैकियावेलिज्म कहलाती हैं। यानी कि वो मैकियावेली सिंड्रोम कह दीजिए या मैकियावेलिज्म कह दीजिएगा, वो कहलाता है। इन लोगों में एक सहानुभूति की बहुत कमी होती है और वो दुनिया के बारे में एक सनकी और भावनात्मक दृष्टिकोण नहीं रखते, एक सनकी दृष्टिकोण रखते हैं। उनको यानी कि दूसरों की भावनाएं, सामाजिक भावनाएं बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। वो अक्सर उनका उपहास करते हैं। उनके प्राथमिक हित जो रहते हैं वह सत्ता और जो भी परिस्थिति है या स्थिति है या लोग हैं उन पर राज करना और अपने आप पे उन सब पे केंद्रित कर लेना। ये उनका रहता है कि सत्ता को केंद्रित कर लेना अपने पास, ये उनका मुख्य उद्देश्य रहता है। वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी आवश्यक होगा वह करेंगे।
यानी कि उनके लिए कोई चीज़ गलत या सही नहीं है, सही वह है जो उनको अपने लक्ष्यों पर प्राप्त करने के लिए उनकी मदद करती है। अब मैकियावेलिनिज्म जो है, इस शब्द का जो गठन है वह 16वीं शताब्दी में मैकियावेली के नाम से निकोलो मैकियावेली के नाम पर ही किया गया, उनकी किताबों के और किताबों की फिलॉसफी को देखते हुए, और इसको नाम दिया गया मैकियावेलिनिज्म। राजा और अन्य शासकों को अपनी शक्ति को जब्त करने और बनाए रखने के लिए जो भी आवश्यक हो उन्हें करना चाहिए। यह मैकियावेली का एक प्रिंसिपल था, एक सिद्धांत था अपनी किताबों में, कि यानी कि उनके लिए कोई गलत या सही नहीं है, उनके लिए सही है किसी न येन केन प्रकार सत्ता में बने रहना। यह एक व्यक्तिगत विशेषता होती है जिसमें चालाकी, धोखेबाजी और उच्च स्तर का स्वार्थ, असीमित स्वार्थ और अन्य लोगों का उपयोग अपने अंतिम जो उनका उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए वो लोगों को एक साधन मात्र बना करके और अपने अंतिम लक्ष्य तक करने का एक उनको एक साधन मानते हैं, और उससे ज़्यादा उनमें कोई उनसे ममता, प्यार या केयर का उनके मस्तिष्क में नहीं होता। यानी कि वो दूसरे शब्दों में पावर हंग्री होते हैं। उन्हें सिर्फ पावर के लिए मतलब है। हम रोज़ देखते भी हैं इतने बड़े बड़े राजनीतिज्ञ कितने झूठे वादे करते हैं। इतने सालों से एक गरीबी हटाने का वादा चलता रहा, आज भी तक चल रहा है, लेकिन उसको हटाया किसी ने नहीं। यानी कि वो वादे करने में धोखेबाजी करने को, चालाकी को, सबको अपना सही मानते हैं जब तक उनका स्वयं का स्वार्थ पूरा होता है। उनका किसी से अटैचमेंट नहीं है, किसी के प्रति किसी प्रकार का भी उड़न होने का, यानी कि उनका एहसान मानने का उनका कोई उनमें गुण नहीं होता। जो लोग विशेष रूप से मैकियावेलियन वाद को उच्च स्तर को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि बहुत गहन रूप से उसका प्रदर्शन करते हैं, उन्हें मनोवैज्ञानिक लोग अक्सर हाई मैक के नाम से जानते हैं। हाई मैक, यह उनका एक नाम रखा गया है। तो जिनमें ये उच्च स्तरीय होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत प्रोमिनेंट होता है, या आप कह दो बिल्कुल मैलिग्नेंट रूप में ये सिम्टम्स होते हैं, उनको हाई मैक का नाम दिया गया है। कुछ लोगों में मैकियावेलिनिज्म के साथ या मैकियावेलियनवाद के साथ ही नार्सिसिज्म और साइकोपैथी का एसोसिएशन भी होता है। यानी कि तीनों चीज़ें मैकियावेलियनवाद या मैकियावेलिनिज्म, नार्सिसिज्म और साथ में साइकोपैथी, तीनों का जहाँ पे तीनों लक्षण एक व्यक्ति में जब होते हैं तो उस व्यक्ति को हम कहते हैं कि यह व्यक्ति डार्क ट्रायड है, क्योंकि तीन जो गुण हैं, अवगुण हैं, वो एक साथ उस व्यक्ति में है, इसलिए हम इसको कहते हैं डार्क ट्रायड। और ऐसे व्यक्ति अत्यधिक खतरनाक और अविश्वसनीय होते हैं। ऐसे लोग अक्सर राजनीति में या कानून जैसी या दूसरे उच्च पदों पे दिखाई देते हैं। यानी कि जो भी व्यक्ति आपको बहुत जाने माने कानून के लॉयर हैं या राजनीतिज्ञ हैं या बहुत बड़े प्रोमिनेंट ऑफिसर्स हैं, ऐसे ओहदों पे पहुँचे हैं जहाँ पे बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, तो उन सब लोगों में मैकियावेलिनिज्म की होने की संभावना होती है। ये उच्च स्तर के राजनीतिज्ञ और उच्च शक्ति की जो पोजीशंस हैं उनमें पहुंचने वालों में तो अक्सर पाया ही जाता है, ऐसा साइकोलॉजिस्ट का मानना है।
मैकियावेलिनवाद की विशेषता की अवधारणा जो है, इसका गठन 1960 में दो साइकोलॉजिस्ट ने किया। एक उनमें थे रिचर्ड क्रिस्टी और दूसरे थे फ्लोरेंस ग्रीस। इन दोनों ने इस मैकियावेलियनवाद या मैकियावेलिनिज्म को सबसे पहले 1960 में इसकी रचना की, इस अवधारणा को क्रिएट किया और पब्लिश किया, और जिससे फिर बाद के सब लोग जो हैं इस चीज़ को जानने लगे और अपने अपने एक्सपीरियंस से इस बात को मानने लगे, और यह एक साइकोलॉजिकल एंटिटी हो गई। उनके द्वारा विकसित किए गए निर्माण के अनुसार और विशेषता पर बाद के शोध के अनुसार, जब पहले इन्होंने निर्माण किया इस चीज़ का दोनों लोगों ने, तो उस पर और आगे शोध हुआ और कई लोगों ने इस बात को सपोर्ट किया कि मैकियावेलिनवाद में उच्च लोगों में या हाई स्टेटस के लोगों में, चाहे राजनीति में हो, चाहे कानून में हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में हो, कहीं भी हो, उनमें इसके होने की अत्यधिक संभावनाएं होती हैं। वे अपने स्वयं के लक्ष्यों और हितों को दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। यानी मेरा हित सबसे पहले है, दूसरों का हित नहीं। अगर दूसरों का हित में बदल रहा है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा हित जो है, क्योंकि मैं ज़्यादा महत्वपूर्ण हूँ और यह पूरा होना चाहिए, ये इनके इन प्रकार यही उनकी समझ रहती है। वो शक्ति पाने में या प्रसिद्धि पाने में या धन का संचय करने में इसको ज़्यादा महत्व देते हैं, और फिर इन्हीं साधनों का उपयोग करके वह अपने आप को ऊंचे स्तर पर पॉलिटिक्स में भी और एडमिनिस्ट्रेशन में भी ले जाते हैं। देखा होगा बहुत सारे पॉलिटिशियन फाइनली बड़ी बड़ी संस्थाओं के अध्यक्ष बन के और वहीं अपने धन संचय की कार्य को शुरू कर देते हैं। दूसरी विशेषता मैकियावेलिनवाद की है कि अपने फ़ायदे के लिए वे दूसरों से झूठ भी बोल सकते हैं। उनको झूठ बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए उसका फ़ायदा होना चाहिए, वो झूठ बोल देगा, या अपना नुकसान बचाने के लिए उसको झूठ बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको दूसरों के प्रति कोई सहानुभूति है ही नहीं, और न ही अपनी भावनाएं प्रदर्शित कर सकता है। उसको बहुत दिक्कत होती है अपना प्यार ममता दूसरों को दिखाने के लिए। इसलिए वो सीखते हैं लोगों से, अपने लेक्चर वगैरह लिखवा करके, और उसमें उन शब्दों का उच्चारण करते हैं। वह शब्द जितने भी भावनाओं से भरपूर हों, केवल मात्र एक उच्चारण होते हैं, उसके पीछे कोई असली भावना नहीं होती। वो अपनी भावनाओं को काफ़ी हद तक अलग महसूस करते हैं। वो अपने आप की भावनाएं जो हैं वो दूसरों से बिल्कुल अलग कर लेते हैं। यानी कि अपनी भावनाएं उनकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके लिए, उसके ऊपर कोई किसी तरह का आक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन दूसरों की भावनाएं बिल्कुल मीनिंगलेस है। इसलिए आप अगर उनकी इंसल्ट करेंगे या अपमान करेंगे तो वो कभी भूलेंगे नहीं, वो किसी न किसी रूप से आपसे बदला जरूर लेंगे, वो उसको नहीं भूलेंगे। यानी कि दूसरों के अपमान को और उसको वो बिल्कुल नहीं भूलते। जहाँ उनकी भावनाएं टच होती हैं, लेकिन दूसरों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं करते। वो भाषण में कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कह देंगे, लोगों को लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे या कुछ अपशब्द बोल देंगे, उसमें उनको कोई उसमें दिक्कत नहीं होती। हेर फेर करना और लोगों का शोषण करना, यह उनकी बड़ी प्रबल प्रवृत्ति होती है। वो जहाँ तक हो सके दूसरों का शोषण करने में विश्वास करते हैं और हेराफेरी करने में विश्वास करते हैं। इसलिए वे कभी भी किसी के अच्छे मित्र नहीं हो सकते। इसीलिए मैं अक्सर कहा भी करता हूँ कि भाई पॉलिटिशियंस और ये जो आपके लीडर्स हैं जिन्हें कानूनविद कहते हैं, उनसे हमेशा दूरी बना के रखो। और दुनिया की दूसरी जो भावनाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, प्रेरणाएं हैं, उन सब के प्रति उनका नकारात्मक
दृष्टि होती है, और हमेशा उनको उनकी निंदा करेंगे, पर दूसरों की हमेशा निंदा। इसीलिए लोग उसको खुश करने के लिए, आप उसका जो कॉन्टेम्प्रेरी पॉलिटिशियन होगा उसके बारे में निंदा करेंगे, बोलेंगे तो वो खुश होगा। यानी कि वो दूसरों की निंदा को पसंद करता है और अपनी प्रशंसा को पसंद करता है। अपनी प्रशंसा दूसरों की निंदा मदद करती है। अब मैकियावेलिनिज्म को जो है, या दूसरों की नकारात्मक बातें अगर उसको बताई जाती हैं तो वो खुश होता है। यानी कि दूसरों में तब सब नकारात्मक है और दूसरों की सब निंदनीय है, लेकिन वो जो है स्वयं जो है वो बिल्कुल प्रतिष्ठित व्यक्ति है, विशेष व्यक्ति है। वो अक्सर ऐसे लोग किसी न किसी तरह से वह सामाजिक परिस्थितियों में, उच्च सामाजिक परिस्थितियों में, यानी कि एक उच्च रेस्पेक्टेड व्यक्ति समाज में बनने का उसका प्रयास रहता है। अंदर से वो जैसा है वो आप देख रहे हैं, लेकिन बाहर से उसका अत्यधिक प्रश्न होता है कि वह समाज में एक बहुत उच्च स्थिति में पहुँचे जिससे लोग उसको सम्मान दें और उसको समझें कि वह बहुत ही बड़ा आदमी है। और ज़रूरत पड़ने पे इसके लिए उसको अगर आकर्षक बनना होता है, कहीं से भाषण सीख के अच्छा भाषण भी दे देगा, उन भाषणों का कोई मतलब नहीं होता। वो एक सीखी सिखाई कहीं से बात होती है जो बताई जाती है लोगों को आकर्षित करने के लिए और स्वयं को समाज में उच्च स्थिति में स्थापित करने के लिए। वे किसी भी लोगों से अपना कोई जुड़ाव नहीं रखते, लेकिन बहुत से लोग उनसे अपने आप को जोड़ लेते हैं क्योंकि वो तो नकारात्मक हैं, उनमें किसी पे विश्वास नहीं है, इसलिए वो तो किसी के साथ नहीं जुड़ते। लेकिन बहुत से लोग उनके साथ में जुड़ जाते हैं और उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। वो करीबी और पारस्परिक जुड़ाव करने की कोशिश करते हैं जो संभव नहीं होता। जो होता है वो सब नकली होता है। क्यों? कि वो अविश्वास से और नकारात्मक ओपिनियन से भरपूर होते हैं, क्योंकि वो किसी बात पे सही सोच ही नहीं सकते। तो कोई भी व्यक्ति उनके नज़दीक जाएगा, लोग उनसे जुड़ जाते हैं, तो वो जब जाते हैं अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, वो उनसे नहीं जुड़ पाता, लेकिन लोग उनसे जुड़ जाते हैं। कुछ काम वश जुड़ जाते हैं कि हमारा काम करवा देगा, ये है वो है, लेकिन वो किसी को बिलोंग नहीं करते हैं। और न ही कोई ऐसी बात होती है कि भाई वो लोगों से मिलके बड़ा संतोष फील करता हो। बहुत से लोग होते हैं जो मिलने आते हैं, करते हैं, तो उनको थोड़ा अच्छा लग, टीचर जैसे है, 2-4 स्टूडेंट आ गए, उन्होंने थोड़ा फ्लैटर कर दिया तो खुश होगा। लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं होती। किसी भी बात से उनको संतोष नहीं बनाता, उनका तो और आगे मिलता जाए, वही उनकी विचार बनी रहती है। दूसरे जितने भी हमने देखे जो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हम चर्चा करते आए हैं, और हम बताया कि ज़्यादातर उनमें चाहे नार्सिसिज्म हो, साइकोपैथिक हो, सोशियोपैथ हो, वे प्राय हेरिडिटरी और या कि जेनेटिकली मीन्स प्राप्त होते हैं आदमी को, उसमें आते हैं, व्यक्ति में आते हैं, जेनेटिकली आते हैं। और फिर उनका प्रेजेंटेशन डिपेंड करता है एनवायरमेंटल फैक्टर पर। यानी कि उनका नार्सिसिस्ट बनना या साइकोपैथ बनना, सोशियोपैथ बनना या मैकियावेलिनिज्म के अंदर सिंड्रोम से ग्रसित होना, यह सब निर्भर करेगा उनके जेनेटिक्स पे, जीन्स पे कि उन्होंने इनहेरिट किए, और फिर उनका किस एनवायरनमेंट में ब्रॉट अप हुआ है। इन दोनों फैक्टर पर निर्भर करता है। तो उसी तरह मैकियावेलिनवाद भी इसी बात पे निर्भर करेगा, मीन्स जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स दोनों मिलके कि बच्चा जो है जब हो रहा है उसमें कैसा उसको जेनेटिक्स से जीन मिले हैं और कैसा एनवायरनमेंट मिला है। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है तो जीन एक्सप्रेस नहीं होंगे, और अगर एनवायरनमेंट उसको अच्छा नहीं मिलता है तो जीन एक्सप्रेस हो जाएंगे और वह मैकियावेलिनवाद से ग्रसित हो जाएगा। तो ये है
संक्षिप्त में मैकियावेलिन वाद के बारे में। ये वाद वास्तव में ही बड़ी मीन्स व्यक्ति को, मैं नहीं कह सकता, ये कुछ लोग शायद इसको गुण समझते हों, लेकिन मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है कि ये गुण है क्या वो गुण है। मेरी समझ से या मेरे विचारों से तो यह एक अवगुण ही है। इसको हम एक साइकोलॉजिकल बीमारी ही समझेंगे। धन्यवाद।